हमारे शहर के एक कोने में बहुमंजिला इमारत की 5वीं मंजिल पर एक 2 कमरों का छोटा सा फ्लैट है। यंट पत्थर से बना ये घर बाहर से भले ही साधारण दिखे, पर इसके भीतर रहने वालों की कहानी किसी उपन्यास से कम नहीं। इसी घर में रहते हैं अनुज, उसकी पत्नी निशा और उनके 2 बच्चे, 9 वर्ष का आर्यन और 7 वर्ष की महक। अनुज एक निजी कंपनी में नौकरी करता है। सुबह 9 बजे घर से निकलता है और रात को 8-9 बजे तक लौटता है। चेहरे पर हमेशा थकान, आंखों में प्रमोशन की उम्मीद और जेब में क्रेडिट कार्ड की कर्जदारियां। वह जीवन को एक दौड़ मान बैठा था। हर महीने की ईएमआई, बच्चों की फीस, माता पिता की दवाइयां और बीवी की मांगों का हिसाब किताब। उसके लिए यही जीवन था। निशा एक सरकारी स्कूल में शिक्षिका है, पढ़ी लिखी, सुशील, पर भीतर से टूटी हुई। घर और स्कूल के बीच उसकी दुनिया सिमट चुकी थी। सुबह 5:30 बजे उठकर बच्चों का टिफिन बनाना, घर के काम निपटाना, स्कूल जाना, वहां बच्चों को पढ़ाना, फिर लौटकर अपने बच्चों का होमवर्क कराना, रसोई संभालना और ऊपर से पति की ताने सहना। वह एक इंसान कम, मशीन अधिक हो गई थी। अनुज का स्वभाव रूढ़िवादी था। उसके विचारों में पुरुषों का घर के कामों में हाथ पोटाना मर्दानगी के खिलाफ था। वह अक्सर कहता, मैं बाहर खपता हूं ताकि घर चले। तुम सिर्फ दोपहर की नींद और टीवी के लिए पढ़ाई कराई हो क्या? जिम्मेदारी तो मेरी है। निशा का वेतन उसके लिए एक सुरक्षा राशि था, जिसका उपयोग वह अपनी सहूलियत के अनुसार करना चाहता था। कभी नौकरानी की तनख्वाह के नाम पर, कभी बच्चों की किताबों के बहाने। लेकिन जब बात घर के खर्चे बांटने की आती, तो वही जवाब होता, तुम्हारी कमाई तो बस छोटे मोटे खर्चों के लिए है, असली बोझ तो मैं ही उठाता हूं। निशा चुप हो जाती थी। वह जानती थी कि बहस करना आग में घी डालना है। लेकिन हर बार जब अनुज उसे ताने देता कि घर हमेशा बिखरा रहता है या तुमसे तो ठीक से सब्जी भी नहीं बनती, तो उसके आत्मसम्मान पर एक और घाव बन जाता। धीरे धीरे वह अवसाद की शिकार होने लगी। कभी अनायास रो देना, कभी बच्चों पर चिल्ला उठना, कभी चुपचाप घंटों एक कोने में बैठ जाना। वह बदल रही थी, लेकिन उसका दर्द किसी को दिखता नहीं था। बच्चे भी इस माहौल के शिकार हो रहे थे। आर्यन अब पढ़ाई में मन नहीं लगाता था। उसका ज्यादातर समय मोबाइल गेम्स में बीता। महक ने यूट्यूब को ही अपना साथी बना लिया था। माँ बाप की रोज की किचकिच से वे भीतर ही भीतर टूट रहे थे, लेकिन उनके पास कहने को शब्द नहीं थे। अनुज को तो सिर्फ ये लगता कि बच्चे बिगड़ रहे हैं, लेकिन ये नहीं समझ पाता कि बिगाड़ने वाले वही हालात हैं जो उसने खुद बनाए हैं। घर में ना कोई नियम था, ना अनुशासन। अनुज का सामान जहां तहां पड़ा रहता, बच्चे उससे सीखते और हर चीज अस्त व्यस्त हो जाती। निशा को हर चीज दुरुस्त करने में घंटों लगते, लेकिन सराहना के बजाय उसे ताने ही मिलते। जब वह कहती कि थोड़ा मदद कर दो, तो जवाब मिलता, मैं क्या नौकर हूं? नौकरी भी मैं करूं, घर भी मैं देखूं, फिर तुम क्या कर रही हो? एक बार तो निशा ने कहा, घर चलाना सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं, हम दोनों की है। तो अनुज बिफर पड़ा, ये सब बातें तुम्हें कहां से सूझने लगी हैं? टीवी के सीरियल देख देख कर औरतों को सर पर चढ़ा रखा है इस समाज ने। निशा स्तब्ध रह गई। वह चुप रही, पर उसके मन में एक तूफान उठ चुका था। हर महीने की ईएमआई एक नया तनाव लेकर आती। अनुज के चेहरे पर चिंता और चिढ़ दोनों आ जाती। और निशा, जो अपने वेतन से कुछ बचाकर बच्चों के भविष्य के लिए जमा करना चाहती थी, वह हर बार असफल हो जाती। अनुज की नजर उसके बैंक खाते पर भी रहती और हर खर्च पर सवाल उठता, इतनी महंगी ड्रेस क्यों ली महक के लिए? आर्यन के लिए नया बैग जरूरी था? घर में तो तू कुछ करती नहीं, बस पैसे उड़ाती रहती है। निशा अंदर ही अंदर टूटती जा रही थी। उसका आत्मविश्वास हर दिन कम हो रहा था। स्कूल के काम का बोझ अलग था, कभी निरीक्षण, कभी प्रोजेक्ट, कभी मीटिंग। और जब शाम को वह घर लौटती, तो वहां मिलता एक बिखरा घर, चिड़चिड़े बच्चे और ताने मारता पति। आर्यन और मेहक, जो कभी माँ की कहानियां सुनकर सोते थे, अब मोबाइल की चमकती स्क्रीन में अपने सपने ढूंढते थे। माँ बाप की बहसें उनके बचपन से मासूमियत चुरा रही थी, और इन सब के बीच निशा खुद को भूलती जा रही थी। दिन ब दिन निशा की हालत बिगड़ती जा रही थी। उसके चेहरे की चमक अब बीते दिनों की बात थी। आंखों के नीचे काले घेरे और होंठों पर चुप्पी का साया दिन रात उसके साथ था। उसका मन अब किसी बात में नहीं लगता था, ना स्कूल में, ना घर में, ना ही बच्चों में। जब भी अनुज कोई छोटी सी बात पर ताना मारता, तूने तो मुझे जनानी बना दिया, तो उसका कलेजा कांप उठता।
ऐसा लगता जैसे उसका हर प्रयास, हर त्याग, हर कोशिश पर किसी ने कालिक पोत दी हो। अनुज ने डॉक्टर की सलाह पर एक दो दिन सुबह के खाने में मदद करना शुरू किया था, पर हर आलू के छिलके के साथ वह अपनी मर्दानगी को भी घिसता जा रहा था, ऐसा उसे लगता था। मदद के साथ ही शुरू हो जाते उसके ताने। अब मैं पराठे भी बनाऊंगा, कपड़े भी सुखाऊंगा, तो तुम क्या कर रही हो? मेरी कमर में दर्द हो गया है, तुम्हारे चक्कर में लोग मजाक बनाएंगे। निशा चुप रह जाती, लेकिन भीतर ही भीतर टूटने लगती। एक दिन स्कूल में क्लास लेते हुए उसे अचानक चक्कर आने लगे। सांसें तेज हो गई, दिल की धड़कन जैसे भागने लगी हो। आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। साथ ही शिक्षिकाओं ने उसे संभाला और पास के डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने विस्तार से समझा, कुछ जांच की और कहा, यह पैनिक अटैक है। इन्हें मानसिक तनाव बहुत अधिक है। घर का माहौल अगर यूं ही रहा तो स्थिति और बिगड़ सकती है। आपको समझना होगा, स्त्री कोई मशीन नहीं, इंसान है। आपको घर के कामों में सिर्फ हाथ नहीं, दिल भी बटाना होगा। अनुज ने डॉक्टर की बात तो सुनी, पर उसे भीतर से कुछ भी छू नहीं पाया। हाँ, उसने एक दो दिन नाटकीय रूप से घर के कामों में मदद जरूर की, पर वह सहायता नहीं, एक बोझ था जो वह जताते हुए करता। अब घर में नई समस्या मेड वाली के रूप में सामने आई। जो पहले चुपचाप काम करती थी, अब वह भी निशा और अनुज के झगड़ों को देख देखकर निडर हो चली थी। कभी समय से ना आना, कभी काम अधूरा छोड़ देना और उल्टा जवाब देना, यह सब अब सामान्य हो चला था। अनुज, जो पहले ही तनावग्रस्त था, अब उससे भी खींचने लगा, लेकिन निशा को ही कहता, तू ही तो उसे बढ़ावा देती है। सारी औरतें तेरी तरह होती हैं क्या? घर अब घर नहीं, युद्ध भूमि बन चुका था। निशा अब अपने ही घर में कैद थी। डॉक्टर ने कहा था, थोड़ा टहलो, योग करो, अपने लिए समय निकालो। अनुज भी सलाह देने से नहीं चूकता। पार्क जाया करो, फ्रेंड्स से मिलो, खुद पर ध्यान दो। हर वक्त रोती क्यों रहती हो? पर वह कैसे बताए? समय कहाँ है मेरे पास? जब तक बच्चे स्कूल से लौटे, मेड जाए, घर सहेज लिया जाए, खाना बन जाए, तब तक तो सूरज डल जाता है। ऊपर से बच्चों को अकेले छोड़ने का डर, मेड का अविश्वास और बाहर निकलते ही फोन पर अनुज के उलाहने, घर छोड़कर कहाँ घूम रही हो? ऐसे में निकलना भी बंद हो गया था। बच्चे अब माँ को रोते देख सहम जाते थे। महक कहती, माँ, बाहर मत जाओ, हमें अकेले डर लगता है। और आर्यन भी जिद पकड़ लेता, तुम्हारे बिना खाना भी अच्छा नहीं लगता। निशा ने खुद को किसी बोझ की तरह जीना शुरू कर दिया था। उसके भीतर का हर सपना मुरझा चुका था। स्कूल की नौकरी अब सिर्फ एक जरिया बन गई थी, घर के खर्चों में योगदान देने का। वो अब खुद को बस एक कमाने वाली मशीन समझने लगी थी। उसकी बातों में अब जीवन नहीं, थकावट बोलती थी। बच्चों का व्यवहार भी बिगड़ने लगा था। आर्यन छोटी छोटी बातों पर चिल्लाने लगा। मोबाइल की लत गहराती जा रही थी। स्कूल की टीचर ने भी शिकायत की कि वह पढ़ाई में ध्यान नहीं देता और बात बात पर गुस्सा करता है। महक अब अक्सर सहमी सहमी रहती। मम्मी के रोने की आवाज, पापा के चिल्लाने का डर, सब कुछ उसके मासूम मन में बैठ चुका था। वह अक्सर माँ से कहती, आप हमेशा परेशान क्यों रहती हैं? क्या हम अच्छे नहीं हैं? निशा चुप हो जाती। वह चाहकर भी अपने बच्चों को यह नहीं बता सकती थी कि उसका सबसे बड़ा डर यह था, कहीं वे भी इस घर जैसे हो जाएं। निशा अब अपने ही घर में एक साया बन चुकी थी। चलती थी, मुस्कराती थी, बच्चों के बाल बनाती थी, स्कूल जाती थी, लेकिन भीतर कुछ भी नहीं था। उसके अंदर एक सूना मैदान था, जहां हर दिन भावनाओं की आंधी चलती और हर रात टूटे सपनों की राख बिखर जाती। एक शाम जब वह स्कूल से लौटी, तो आर्यन और महक घर के हर कोने में फैले पड़े थे। टिफिन वहीं खुला पड़ा था, किताबें जमीन पर थीं, और टीवी की आवाज इतनी तेज थी कि जैसे वो किसी युद्ध का प्रसारण हो। कामवाली बिना बताए गायब थी, रसोई बिखरी हुई थी, और अनुज मोबाइल पर चिपका किसी वीडियो में खोया था। निशा ने बस एक गहरी सांस ली। ना डांटा, ना कुछ कहा, एक टेबल पर बैठी और आंखें मूंद ली। तभी आर्यन ने झल्लाकर कहा, खाना कब मिलेगा मम्मी? भूख लगी है। निशा ने जैसे खुद से फुसफुसाते हुए कहा, मुझे भी भूख लगी है बेटा, कई सालों से। ये बात शायद किसी ने नहीं सुनी, लेकिन उस दिन उसकी आंखों से आंसू बह निकले, बिना किसी शोर के। जैसे बरसों से रोका हुआ पानी अब बांध तोड़कर निकल पड़ा हो। रात को जब अनुज ने देखा कि खाने में उसकी पसंद की सब्जी नहीं बनी, तो वो फिर से उबल पड़ा। तू करती क्या है दिन भर? न बच्चों को संभाल पा रही है, न घर को, और ऊपर से शक्ल ऐसी बना रखी है जैसे मैं तुझे मारता हूं।
निशा चुप रही, पर अब उस चुप्पी में घुटन नहीं थी। एक ठंडी उदासी थी जो भीतर सब कुछ जमा चुकी थी। अब वह डॉक्टर के पास नियमित रूप से जाने लगी थी। दवाइयों की पुड़िया उसके पर्स में बच्चों की टूटी पेंसिलों के बीच गुम थी। डॉक्टर ने कहा था, आपको आराम चाहिए, संवाद चाहिए, अपनापन चाहिए, वरना यह अवसाद गहराता जाएगा। पर कहाँ था संवाद? अनुज अब भी वही था, थका हुआ, खींचा हुआ और अपनी ही दुनिया में खोया हुआ। वह अब भी हर महीने की तारीखों से डरता था, जब बैंक वाले ईएमआई के लिए कॉल करते थे, जब बच्चों की फीस जमा करनी होती थी, जब बिजली पानी के बिल मेल में आते थे। और वह डर उसके व्यवहार में तब्दील हो जाता था, गुस्से में, करवाहट में और एक अंतहीन आरोपों की बारिश में। निशा की कमाई पर अब भी उसकी नजर रहती। तू क्यों पैसे बचा रही है? पता ना। कहाँ जमा कर रही है? क्या किसी से छुपा रही है कुछ? जब कभी निशा थक कर कहती, मैं भी थकती हूँ अनुज, मैं भी इंसान हूं, तो जवाब मिलता, सब बहाने हैं तेरे। मैं तो तेरे कहने पर बर्तन भी धोने लगा, सुबह उठकर पराठे भी बनाता हूँ, और तू अब भी दुखी है? उसकी मदद बोझ जैसी थी, जिसमें अपनापन नहीं, तिरस्कार था, मानो वो एहसान कर रहा हो। एक दिन जब निशा ने अपनी सहेली से मिलने जाने की बात कही, तो अनुज ने तीखी हंसी हंसी, बच्चों को छोड़कर बाहर घूमोगी? अच्छा, माँ बन रही हो आजकल। बच्चे भी अब माँ के बाहर जाने पर घबरा जाते। माँ मत जाओ ना, हमें अकेले डर लगता है, बाबा बहुत चिल्लाते हैं। निशा चुप रह जाती। उसे समझ नहीं आता, क्या करे वो, किसे छोड़े, किसे संभाले। रातें अब गीली तकियों में कटने लगी थीं। एक रात जब अनुज ऑफिस की थकान में चिल्ला बैठा, मेरी जिंदगी ही खराब हो गई तुमसे शादी करके, तो निशा बस इन्हीं ही कह पाई, हाँ, और मेरी जिंदगी तो शुरू ही नहीं हुई थी। वो रात बहुत भारी थी। अगली सुबह वह बहुत चुप थी। बच्चों को तैयार किया, स्कूल गई, फिर लौटी। अनुज घर पर था, छुट्टी ली थी। सोफे पर बैठा रहा, और जैसे ही निशा ने बर्तन उठाए, फिर से ताना दे दिया, अब तो मैं ही सब करूंगा क्या? उस दिन निशा ने कुछ नहीं कहा, बस बर्तनों को वहीं रखकर कमरे में चली गई, दरवाजा बंद किया और दीवार से टिककर फपक पड़ी। आवाज दबा ली थी, पर आंसू अब छिपाए नहीं जा सकते थे। नीचे कामवाली खड़ी सब सुन रही थी। वह आज समय से आई थी, पर उसने भी अब घर के हालात देखकर मनमानी शुरू कर दी थी। अब वह कहती, मालकिन, मैं ज्यादा देर नहीं रुक सकती, मेरे बच्चे अकेले हैं, और काम अधूरा छोड़ चली जाती। घंटे 2 घंटे बाद जब निशा बाहर आई तो बच्चों ने पूछा, मम्मी आप रो क्यों रही थी? क्या डॉक्टर अंकल ने फिर दवा दी? निशा ने मुस्कुराकर कहा, नहीं बेटा, बस आंख में कुछ चला गया था। पर दोनों बच्चों की आंखों में डर था। वह मासूम उम्र में ही समझ चुके थे, माँ अब पहले जैसी नहीं रही। रात को जब सब सो गए तो निशा बालकनी में बैठी चुपचाप चांद को देखती रही। उसे याद आया, उसकी भी कभी इच्छाएं थीं। कभी वो कविता लिखा करती थी, कभी सितार बजाया करती थी, कभी सपना था कि एक दिन बच्चों को कहानी सुनाते हुए सोएगी। पर अब तो केवल मशीन थी, सुबह ऑन, रात को ऑफ। उस रात जब निशा देर तक बालकनी में बैठी रही, चांदनी उसके चेहरे पर बिखरी थी, लेकिन वो उजाला उसकी आत्मा तक नहीं पहुंच पा रहा था। चुपके से आंसू गालों पर बहते रहे, और हर बूंद एक ऐसा शब्द था जो उसने कभी किसी से नहीं कहा था। भीतर कमरे में अनुज खर्राटे ले रहा था, जैसे कुछ भी असामान्य नहीं हुआ हो। बच्चे सो चुके थे, पर निशा की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। एक माँ, एक पत्नी, एक शिक्षिका, 3 चेहरों वाली वह सत्री अब खुद अपना नाम भूल गई थी। वो फुसफुसाते हुए खुद से कह बैठी, मैं कौन हूं, और क्या मैं जी रही हूं, या बस जीने का अभिनय कर रही हूं? अगले दिन सुबह जब वह स्कूल के लिए तैयार हो रही थी, तब भी मन में वही प्रश्न था। लेकिन उस दिन एक अनहोनी सी घटना हुई, छोटी नहीं, लेकिन निशा के लिए बड़ी। बेटी महक ने उसके गालों को छूते हुए कहा, माँ, जब आप मुस्कुराती हो तब हमारा घर अच्छा लगता है, आप फिर से मुस्कुराओ ना। निशा कुछ पल के लिए थम गई। वह जानती थी ये मुस्कान कोई सजावट नहीं, एक संबल है जो बच्चों को जीने की वजह देता है। लेकिन वह मुस्कान कहाँ से लाए जो सालों पहले घर की सीलन में गल चुकी थी? उस दिन स्कूल में जब वह क्लास ले रही थी, एक बच्चे ने पूछा, मैम दुख क्या होता है? निशा कुछ क्षण चुप रही, फिर क्या उठी, दुख वह होता है जब आप बहुत कुछ कहना चाहते हैं, पर सुनने वाला कोई नहीं होता। कक्षा में सन्नाटा छा गया। और उस दिन शायद पहली बार निशा ने अपनी ही आवाज में खुद की पुकार सुनी। वह लौटी, चुपचाप। काम वाली बर्तन पटक कर जा चुकी थी। बच्चे मोबाइल पर लगे थे।
अनुज टीवी पर न्यूज देखते हुए बड़बड़ा रहा था। देश की हालत ही खराब है। हर कोई बस अपना सोचता है। निशा की आंखें भर आईं। क्या उसने भी जीवन भर यही नहीं सहा कि उसके आसपास सब अपना ही सोचते रहे। रात को खाना बनाते बनाते उसकी सांसें तेज हो गई। दवा लेने गई तो देखा दवा खत्म थी। अनुज से कहा, दवा ले आओ, अब सांसें नहीं रुकती। अनुज ने पहली बार उस दिन ध्यान से देखा। निशा का चेहरा पीला पड़ गया था, होंठ सूख चुके थे और आंखों में जीवन नहीं परछाई थी। डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने गंभीर स्वर में कहा, आपकी पत्नी मानसिक और शारीरिक दोनों थकान की सीमा पार कर चुकी हैं। अब यदि इन्हें आराम और अपनापन नहीं मिला तो आगे चलकर यह टूटन स्थायी हो सकती है। इन्हें दवाओं से ज्यादा एक सहयोगी चाहिए, एक साथी जो सच में साथ हो। डॉक्टर की बात जैसे अनुज के अंदर कहीं जाकर लगी। रात को घर लौटते समय कार की खिड़की से बाहर झांकते हुए अनुज ने पहली बार खुद को देखा। वह इंसान जो कभी निशा की आंखों में अपना भविष्य देखा कर था, आज उसी की आंखों में अनदेखा बन गया था। उस रात उसने पहली बार निशा के बगल में बैठकर धीरे से उसका हाथ थामा, बिना किसी अहंकार के, बिना किसी ताने के। निशा, मैंने तुम्हें खो दिया है, पर अब वापस पाना चाहता हूँ। एक साथी के रूप में, एक दोस्त के रूप में। मैं मदद नहीं करूंगा, मैं हिस्सा बनूंगा। इस घर का, इस जीवन का, तुम्हारे दुख का भी। निशा ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसकी आंखों से आंसू गिरते रहे, पर ये आंसू पीड़ा के नहीं, टूटते टूटते जुड़ने की उम्मीद के थे। अगले दिन अनुज ने पहली बार आर्यन को खुद होमवर्क करवाया। मेहक की चोटी बनाई, रसोई में बिना कहे बर्तन साफ किए। उसने कामवाली से विनम्रता से व्यवहार किया और पहली बार निशा से कहा, आज तुम्हारे लिए 2 घंटे का समय तय कर दिया है खुद के लिए। जाओ, किताब पढ़ो, पार्क जाओ या बस चुपचाप बैठो, पर सिर्फ अपने लिए। निशा ने कंपकपाते स्वर में कहा, क्या यह सच है? अनुज ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अब झूठ नहीं बोलूंगा। अब मैं सीख चुका हूं कि किसी स्त्री को अकेले लड़ने देना पुरुषत्व नहीं, कायरता है। बच्चे अब घर में दौड़ते थे, लेकिन अब चीखे नहीं, हंसी गूंजती थी। टीवी चलता था, पर अब बहस नहीं होती थी। रातें अब गीली नहीं, सौम्य थी, जिनमें निशा की कविताएं फिर से गूंजने लगी थी। उसने अपनी डायरी में लिखा, मैं टूटी थी, लेकिन मैं रेत नहीं थी कि बिखर जाती। मैं बीज थी जो अंधेरे में दब गई थी, पर अब जब थोड़ा प्रेम मिला है तो शायद कोई वृक्ष उगेगा। आज निशा फिर से माँ है, शिक्षिका है, पत्नी है, लेकिन सबसे पहले निशा है। अगर इस कहानी में कहीं आपने अपनी माँ को देखा हो, या अपनी बहन को, या फिर अपनी पत्नी को, या शायद खुद को, तो एक बार रुक कर सोचिए, हम साथ तो रहते हैं, पर क्या एक दूसरे को सच में समझते हैं? अगर इस कहानी ने आपको कहीं छू लिया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि कुछ कहानियां बस सुनने के लिए नहीं होती, समझने के लिए होती हैं।